नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो बिग डिबेट लेकर। देश भर में मुफीद माहौल के बाद भी बीजेपी को अब की बार 400 पार के चुनावी नारे को हकीकत में बदलने में पसीना आ रहा है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों के क्लीन स्वीप का सपना भी धुंधला पड़ रहा है। 2 चरणों के मतदान में वोटर की खामोशी और पोलिंग बूथ से दूरी ने परेशान कर दिया है। इस समस्या ने कांग्रेस को हैरान किया है। इसलिए अब कोशिश हो रही है कि वोटिंग के तीसरे फेज में कैसे भी वोटर को उसके घर से मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए, ताकि लोकतंत्र का महापर्व अपनी रंगत को बनाए रखे। कम से कम मध्य प्रदेश की वोटिंग के लिए शेष बची 17 सीटों पर वोटर का उत्साह दिखाई पड़ सके। इसी पर आज की बिग डिबेट। इस पर चर्चा के लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। मेहमानों से आपका परिचय कराएं और चर्चा कर विस्तार दें, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को 4 चरणों में बांटा गया है। 2 चरणों के चुनाव हो गए हैं। पहला चरण 19 अप्रैल और दूसरा चरण 26 अप्रैल को हुआ था। अब तीसरे चरण की तैयारी तेज हो गई है। तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ में वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर दोनों ही दलों की दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं। ये सभी प्रमुख सीटें हैं और इनमें से ज्यादातर हाई प्रोफाइल भी। गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में है, तो राजगढ़ से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मैदान में उतरे हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में मुकाबले दिलचस्प है, तो विदिशा में 4 बार के मुख्यमंत्री रहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतरे हैं। ये 8 सीटें हर लिहाज से बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में हुए मतदान में कम वोटिंग ने दिग्गजों की चिंता बढ़ा दी है। मतदान प्रतिशत घटने से बीजेपी घबराई सी दिख रही है। केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक और कार्यकर्ता से लेकर संगठन तक में अब इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर मतदाता वोट करने क्यों नहीं निकल रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी विशेष प्लान भी तैयार कर रही है। कम मतदान के बाद से बीजेपी अलर्ट मोड में आ गई है। वहीं कांग्रेस कम मतदान को खुद के पक्ष में बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई सीटों को जीतेगी। जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा रहा। जब कोई नुकसान नहीं हुआ बीजेपी को, तो मतदान बढ़ाने की कवायद क्यों कर रहे हैं? देखिए, असली बात यह है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में जब भी मतदान का रेशियो या प्रतिशत कम हुआ है, तो सत्ताधारी दल को नुकसान हुआ है। तो लोगों को कोई उम्मीद नहीं रहती, तो लोग उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होते हैं तो वो सोचते हैं कि वोट डालने से क्या फायदा, हमें तो कुछ फायदा होना ही नहीं है। इस चुनाव में उदासीनता का ये कारण है। मतदान प्रतिशत कम रहने से राजनीतिक दल ही नहीं, चुनाव आयोग भी चिंतित है। यही कारण है कि आने वाले चरणों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास तेज हो गए हैं। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं और अब तक 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। तीसरे फेज में 7 मई को चुनाव होना है। वोटिंग बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के आयोग कई स्तर पर प्रयास कर रहा है। बहरहाल तीसरे फेज की रणनीति के लिए बीजेपी, कांग्रेस और चुनाव आयोग तैयारी कर चुका है और पुरानी गलतियों को ठीक करने के बाद नए सिरे से काम करने की बात कह दी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि दलों और चुनाव आयोग की ये तैयारियां कितनी कारगर साबित होती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस बिग डिबेट में ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं शिवम शुक्ला हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, विवेक त्रिपाठी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार के.एस. साहनी। आप तीनों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी से। शिवम शुक्ला जी, पहले फेज की वोटिंग हुई, कम प्रतिशत रहा। सेकंड फेज की वोटिंग हुई, कम प्रतिशत रहा। तीसरे फेज की वोटिंग होनी है 7 मई को। बीजेपी कितनी तैयार है? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि एक मतदाता के रूप में, एक इस देश के नागरिक के रूप में सर्वप्रथम पर तो पूरे देशवासियों से अपील करूंगा कि अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रयोग करें। लोकतंत्र में यह जो 5 वर्षों में आपको एक समय मिलता है, यह अपने आप में देश के भविष्य के लिए निर्णायक होता है। अब मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 में चुनाव लड़ा तो हमने उम्मीद पर चुनाव लड़ा। जनता ने हमें उम्मीद के आधार पर वोट दिया। 2019 में जब वोट दिया तो हमें एक विश्वास के नाम पर वोट दिया, जो विश्वास हमने 5 वर्षों में स्थापित किया था। आज जब
2024 में हम चुनाव में उतर रहे हैं तो मोदी की गारंटी पर वोट पड़ेगा। और कौन सी गारंटी है वो गारंटी है 24 घंटे काम की और 2047 तक भारत के एक ऊंचे मुकाम की। तो स्वाभाविक तौर पर देश की जनता इन चुनावों में उसी मानसिकता, उसी भावना से प्रेरित होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। जिन 2 फौजियों में वोटिंग हुई है वहां पर वोटिंग प्रतिशत कम रह जाने के कई सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कारण था वह कांग्रेस के नेतृत्व की अकर्मण्यता थी। जो 40% वोट विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिला वह लोकसभा चुनाव में वोट डालने बाहर नहीं गया। स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस चुनाव में सुसाइडल रणनीति को इख्तियार किया है, हमने देखा एक के बाद एक कांग्रेस के नेतृत्व के फैसले जो रहे, चाहे वह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार का फैसला हो, वह विरासत टैक्स लगाने का फैसला तो कह रही थी शिवम जी कि विकास के नाम पर जनता बाहर निकलेगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो जनता विकास के नाम पर वोट देती है वो बाहर गई, पोलिंग बूथों तक गई, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन इस देश में अभी भी एक बड़ा वर्ग है जो विपक्ष को वोट देता है। 40% लोग अगर मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर जब वह वोटर निराशा के वातावरण में बाहर नहीं जाएगा तो वोटिंग प्रतिशत कम होना तो अपने आप में लाजिमी है। आपको अपने पक्ष में करना चाहिए शिवम जी। जो तो देखिए स्वाभाविक तो मैं उसको भी ऐड कर देता हूं। देखिए इतनी बड़ी संख्या, मैं बता तो रहा हूं आपको, इतनी बड़ी संख्या में जो नेता कार्यकर्ता जो जनाधार रखते हैं, जिनकी स्वीकारिता है, अगर वह कांग्रेस का त्याग करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनमें भी एक बड़ा वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है। लेकिन वैचारिक रूप से हम अपने विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमने कभी भी जो अपनी नीतियां बनाई, जो अपनी स्कीम्स की डिलीवरी की, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। हमने तो सर्वस्पर्शी योजनाएं ही बनाई। जब 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालते हैं तो हम उसमें जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय इत्यादि चीजों को नहीं देखते। जब 20 करोड़ लोगों के नल जल योजना के माध्यम से उनके घरों तक हम पानी पहुंचाते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। जब 6.5 करोड़ लोगों के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जाती है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। जब 1.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। 5 करोड़ लोगों को जब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है तो उसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। और इसके साथ ही साथ इस देश के सामने जितनी भी संश्लिष्ट समस्याएं थी, चाहे अनुच्छेद 370 की समस्या हो, ऐतिहासिक रूप से देश में लगातार जो सांप्रदायिक सौहार्द जिस विषय पर कांग्रेस खराब करने का प्रयास करती थी, राम मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का काम करती थी, उसको हल करने की बात हो, इस देश में जो हमारे देश के विभाजन के समय हमारे भाई बंधु विदेशों में, अन्य हमारे पड़ोसी देशों में प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, वहां रहकर उनको नागरिकता देने की बात हो, अथवा इस देश के सामने जो एक बेहद ही महत्वाकांक्षी कानून था, यहां पर हमारे देश में बहन बेटियों को संसद, विधानसभा और इस प्रकार के लेजिस्लेचर में आरक्षण देने की बात हो, इन तमाम चीजों का ध्यान हमारी सरकार ने रखा है। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। विवेक जी, बीजेपी लगातार कह रही जो कम वोटिंग परसेंट रहा है पहले फेज का, सेकंड फेज का, तीसरे फेज की तैयारी में कांग्रेस भी है बीजेपी, लेकिन बीजेपी दोष लगा रही है, आरोप लगा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस है। देखिए, भाजपा अपनी विफलताओं पे पर्दा डालने का हमेशा से प्रयास करती है। देश के प्रधानमंत्री हो चाहे भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने दावा किया था कि इस लोकसभा चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथ पे हम 370 वोटों की वृद्धि करेंगे, हर विधानसभा में हम 10% वोटों की वृद्धि करेंगे। परंतु मतदान प्रतिशत जिस तरीके से कम हुआ उसके 2 प्रमुख कारण है। जिस तरीके से निरंतर भाजपा झूठ बोलती जा रही है, देश के प्रधानमंत्री मूल मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज जब देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पे, तो उन मूल मुद्दों पे बात करने की जगह देश के प्रधानमंत्री भगवान और धर्म के नाम पे वोट मांगने की यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। आज वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो भाजपा अपनी विफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ती है। आज जिस तरीके से पूरे देश भर में लोकतंत्र को तार-तार करने का भाजपा कार्य कर रही है, देश लोकतंत्र को दूषित करने का कार्य कर रही है और दम भर रही है कि अगर हम 400 पार होते हैं तो देश के संविधान को हम बदल के रख देंगे, तो निश्चित इन सारी चीजों को लेकर आज जनता के बीच में चुनाव को लेकर मोह भंग हुआ है। और क्या हुआ, आपने तो इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम 370 वोटों की वृद्धि करेंगे। मेरे को तो लगता है 370 वोट हर प्रत्येक पोलिंग बूथ पे जो कम हुए, ये भाजपा को इशारा है जनता का कि अभी भी चेत जाइए, 4 तारीख को जब चुनाव का परिणाम आएगा तो ये अभिमान, अहंकार जनता तोड़ के रख देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मूल समस्या है, जब विपक्ष में भाजपा हुआ करती थी तो बेरोजगारी की बात किया करती थी, आज बेरोजगारी का बा भी प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से नहीं निकल रहा है, तो निश्चित ही देश की जनता परेशान। बीजेपी कह रही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है। देखिए, आंकड़ों की कलाकारी, आंकड़ों की कलाकारी में भाजपा माहिर है, झूठ बोलने में भाजपा माहिर है, गुमराह करने में भाजपा माहिर है, भ्रम फैलाने में भाजपा माहिर है। आज देश का जो है विवेक जी, आंकड़े अगर झूठे हैं, रिपोर्ट अगर झूठी है तो कांग्रेस क्यों नहीं मुद्दा उठाती? विपक्ष में है आप, आज निश्चित ही
देश की जनता में जो 4 बड़े प्रमुख वर्ग हैं, आज देश का युवा रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। भाजपा ने क्या किया? अग्निवीर योजना, एक सरकार के कार्यकाल से भी छोटी योजना है, एक कार्यकाल उनका उससे भी छोटा होगा, तो निश्चित ही आज देश का युवा कैसे मतदान करने जाएगा? आज देश का किसान जब अपनी वाजिब मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता है तो भाजपा के नेता उनको खालिस्तानी की उपाधि देते हैं। आप उन पे कृषि काले कानून बिल थोप देते हैं, काले कानून को उन पे मानने के लिए मजबूर करते हैं, और जब किसान सड़कों पर उतर के विरोध करता है तो उनको खालिस्तानी की उपाधि दी जाती है। तो कहीं ना कहीं निश्चित ही आज देश भर में जिस तरीके से भाजपा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है, हानि पहुंचा रही है। आप जब विपक्ष में थे तो आप कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, और सत्ता में आने के बाद आप कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने लगे। तो देश के विकास में अगर किसी ने अवरुद्ध किया है तो वो भाजपा ने अवरुद्ध किया है, और देश की जनता इस चीज को समझ चुकी है। आज मूल मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता है, परंतु भाजपा मूल मुद्दों से भाग रही है। जी बिल्कुल। के साइनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। के साइनी, देखा जाए तीसरे फेज में दिग्गजों की शाखें जो दांव पे लगी है, एमपी में देखा जाए तो सिंधिया, शिवराज या दिग्विजय सिंह, तीनों ही दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और 7 मई को वोटिंग होनी है। जब ये दोनों प्रवक्ताओं को मैंने सुना, और जैसे शिवम ने कहा कि उदासीनता है, तो निश्चित तौर पर उदासीनता है, लेकिन ये किसके, जैसे अगर बीजेपी एक नारा लगा रही थी 400 पार का, 370 और 400 पार, कहीं ऐसा नहीं कि बीजेपी के वोटर निश्चिंत हो गए हों कि भैया हम तो 400 पार है तो हमें वोट करने की जरूरत नहीं है, इतनी गर्मी में हम क्यों निकले जब 400 पार हो रही है। जी। एक तो वो भी मतलब जैसे वो बोले कि कांग्रेस के वोटर्स नहीं निकले हैं, जो कहीं ये भी हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो बीजेपी का है, बीजेपी के वोटर्स ना निकले हों, लेकिन ये तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। और जैसे विवेक जी ने कहा कि बेरोजगारी है और युवा नाराज है, ये है, तो अगर नाराजगी है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदला जाएगा, ये इस तरह के एक डर है लोगों के अंदर, तो निश्चित तौर पर ये तो मौका था लोगों को बाहर आके सरकार बदलने का। तो अगर वो नहीं निकल के आ रहे हैं इन सब मुद्दों से, तो कहीं ना कहीं ये फिर से वो उदासीनता वाली बात है कि नहीं हमें क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो जनता है उनको एक तरह से शिक्षित करना, उसको अपने वोट का जो अधिकार है उसके बारे में उनको जागरूक करना ही बहुत जरूरी है। जी। निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है इस पर बहुत वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक छुट्टी आ जाती है तो उनको लगता है कि एक मौका है घूमने जाने का, हम अपना इसमें वोट डालने से क्या, पर एक वोट की जो कीमत है वो लोगों को ये जानना चाहिए कि जैसे विवेक जी ने कहा कि बेरोजगारी है, इस तरह के जो एक थ्रेट है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाएगा, तो ये सब अगर आपको रोकना है तो आपको जाके वोट डालना ही पड़ेगा। यही आपकी ताकत है, यही मौका है, यही समय है, और ये ऑपोजिशन का भी जिम्मेदारी है कि आप इसको, अगर आपको लगता है कि ये सब है लोगों के बीच में जो परेशानियां, तो लोगों को बाहर निकालें, उनको वोटिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल केशव जी। शिवम शुक्ला जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। शिवम जी, देखा जाए 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर और भोपाल जहां वोटिंग होनी है, लेकिन ग्वालियर चंबल में कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही है कि हम इतने मजबूत हैं कि बीजेपी का यहाँ से अब की बार सफाया करना है। देखिए, विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस कुछ इसी प्रकार के मुगालते में थी कि ग्वालियर चंबल में इनको बहुत बड़ी एज है, बहुत बड़ी लीड की ओर ये अग्रसर है। जब नतीजे आए तो कांग्रेस आश्चर्यचकित रह गई, चारों खाने मुंह की चित खानी पड़ी इनको, तो स्वाभाविक तौर पर लोकसभा में भी उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है। दूसरी चीज, विवेक जी ने भी महंगाई, बेरोजगारी जैसे विषयों की बात की, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि देश में विगत 10 वर्षों में 6.5 करोड़ लोगों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है आंकड़े भी तो आपके हैं, हेराफेरी भी आप ही कर रहे हैं। विश्वास किस पे करेंगे? देश में कोई ऐसा साइंटिफिक पैरामीटर हो? हम यह तो नहीं कहते कि हमने 100% लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, 100% लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन उस दिशा में बहुत ही सार्थक और निर्णायक कदम हमारी सरकार के द्वारा लिए गए हैं। उसी के परिणाम स्वरूप विगत वर्ष में जो बेरोजगारी का इस देश में दर थी वह 3% के आसपास थी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का यह डाटा है। तो देखिए, आंकड़ों पर हमें विश्वास करना होगा, हमें अपने देश की संस्थाओं पर विश्वास करना होगा और अपने राष्ट्र की सरकार के ऊपर विश्वास करना होगा। और जो कांग्रेस की बात रही, इनका नेतृत्व आज जिस प्रकार से देश में विभाजनकारी राजनीति को लेकर के आमदा है, यह संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान में कुल 106 बार संशोधन सितंबर 2023 तक हुआ है, उसमें से 90 बार संविधान का संशोधन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। जो 42वां संविधान संशोधन था, आपातकाल के काले दौर में किया गया था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमारे संविधान की जो आत्मा होती है, जो प्रियम्बल था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कहता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जो बात आती है वो प्रियम्बल से ली जाती है, उस प्रियम्बल में छेड़छाड़ की गई थी। इन्होंने अपने जिहादी तत्वों को संरक्षण देने के
लिए, वामपंथी एजेंडे को लागू करने के लिए उसमें जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्दों की चाशनी में उड़ करके संविधान की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ किया था। लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र पर काला अध्याय आपातकाल के रूप में थोपने वाले लोग लोकतंत्र की बात करने के अधिकारी हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा 51 बार निर्वाचित तरीके से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त करने का इस देश में कुकृत्य किया है, वह लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्ष मोदी जी के हो गए, लगभग 6 साढ़े 6 वर्षों तक अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। हमने एक भी निर्वाचित तरीके से राज्य सरकार को कभी भी बर्खास्त करने का काम नहीं किया है। तो हम तो लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं। हमने जो भी हमें जनता का जनादेश मिला उसके अनुरूप जो भी आवश्यकता अनुरूप थे नीतियां बनाई, नियम बनाए, उसमें परिवर्तन किए, समयानुकूल तरीके से सरकार को आगे बढ़ाया, शासन व्यवस्था को संचालित किया और अपने सामने एक राष्ट्र के रूप में जो कई संश्लिष्ट विषय थे उनको हल करने के साथ ही साथ एक राष्ट्र के रूप में बहुत ही निर्णायक और आगे ले जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित किया है। 2047 में अगर हम इस लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहे हैं कि विश्व के वैभव पर भारत का स्थान परम होगा, तो स्वाभाविक तौर पर उसको हम हासिल करेंगे। आज 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमको मिली थी, हम 5वें नंबर की 10 वर्षों में लेकर के आने वाले तीसरे कार्यकाल में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देश को बनाने जा रहे हैं। हमने इस देश में सुनिश्चित किया है कि देश में कहीं भी कोई एक ऐसा अंचल नहीं होगा जहां सड़क, सुरक्षा, पानी, बिजली जैसे विषयों का हल निकाल दिया जाए। कांग्रेस कह रही कि आप महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप अर्थव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। नहीं, महंगाई पे बात कर लेते हैं। अगर कांग्रेस कहती है कि महंगाई पे बात नहीं करते तो महंगाई पे बात कर लेते हैं। आज अगर पेट्रोल डीजल की अकेले हम कीमतों की बात कर लें, इनके दौरान पेट्रोल की कीमतें लगभग 81% बढ़ी थी, डीजल की कीमतें लगभग 85% बढ़ी थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 10 वर्षों के शासनकाल में पेट्रोल की कीमतें 56%, डीजल की कीमतें 49% की दर से बढ़ी। और इसके साथ ही साथ यह लोग यह भी समझे जो आज की इस देश में रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वह लगभग 12% है। कांग्रेस के शासनकाल में कितनी थी इनको जाकर के देखना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार की बातचीत, इस प्रकार के तथ्य, इस प्रकार की बातें करने से कुछ नहीं होगा। देश का जो एक बृहत्तर जन समुदाय है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, जिसका विश्वास प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, वह इस बात को समझता है कि इस देश को अगर सार्थकता के साथ आगे ले जाने के लिए कोई दल प्रतिबद्ध है तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी है। और यही कारण है कि विधानसभा के चुनाव में हमने इतना प्रचंड जनादेश अपनी सरकार के पक्ष में देखा था। और अब लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय विषयों को लेकर के जब इस देश का जनमानस, प्रदेश का जनमानस मतदान करने जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जी की गारंटी के ऊपर विश्वास है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई वादा इस देश की जनता के साथ किया है तो अपने आप में पूरी तरीके से मूर्त रूप लेगा और देश के जितने भी सपने हैं उनको साकार करके दिखाएगा। विवेक त्रिपाठी जी सवाल लेते हैं। विवेक जी, देखा जाए बीजेपी कह रही है आपका कोर वोटर आपसे नाराज है, जो 40% वोट कम हुआ है वो कांग्रेस का वोट बैंक था, उन्होंने वोट कांग्रेस को नहीं दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस फैल रही जनता तक पहुंच। देखिए, निश्चित ही ये तो फिर मैं कहूंगा कि अपनी विफलताओं पे पर्दा डालने का भाजपा कार्य करती है। आज भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं बचे। एक तरफ वो दुहाई देती है कि हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, 1 करोड़ हमने कार्यकर्ता मिस कॉल के माध्यम से बना लिए थे, तो क्या जरूरत है भैया दूसरे दलों के नेताओं को लेने की अपने पक्ष में? कहीं ना कहीं जब बीजेपी कहती है दूसरे दल के नेता विकास देखकर उनके दल में आ रहे हैं, मैं बता कांग्रेस के सबसे ज्यादा नेता बीजेपी में गए हैं, उसका कारण बीजेपी बताती है कि विकास के नाम पर आते हैं, धर्म के नाम पर आते हैं। वही आपको बताना चाहता हूं, अजीत पवार जी महाराष्ट्र में जब विपक्ष में होते हैं ईओडब्ल्यू उन पे करोड़ों रुपए के घोटाले का मुकदमा दर्ज करती है, जैसे ही भाजपा में आते हैं ईओडब्ल्यू कहती है कोई घोटाला ही नहीं हुआ। तो निश्चित ही पूरे देश भर में अन्य दलों के राजनीतिक नेताओं को दबाव बना के, प्रलोभन देके जिस तरीके से भाजपा अपने पक्ष में शामिल करती है, तो भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का जो कैडर है, वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाता है। अब गुना में मतदान होने वाला है, तो वहां के जो भाजपा कार्यकर्ता है उन सब ने मिलकर केपी यादव जी के माध्यम से एक बहुत बड़े नेता सिंधिया जी को चुनाव में हराया था। अब केपी यादव तो एक छोटे से कार्यकर्ता थे, सभी कार्यकर्ताओं ने संगठित उनके लिए काम किया। एक बाहुबली मतलब सांसद वहां पे हार गए, तो निश्चित ही जब केपी यादव का टिकट काटा जाता है, बाहुबली आज न बाहुबली थे न महाबली थे, आज भाजपा में आ गए तो बाहुबल भी नजर आ रहा है, महाबल भी आज से 3 महीने पहले आप कांग्रेस में थे तो आप क्या थे, आज आप भाजपा में हैं तो आप क्या है, आज से 3 महीने बाद आप कहां होंगे ये भी हम देख लेंगे। तो शिवम जी, जिन लोगों की मानसिकता और बातें 3 महीने में बदल जाती है, उन लोगों का विश्वास जाने के बाद बाहुबली और दबंग होना क्या आम बात है। निश्चित ही आज कार्यकर्ता यहाँ पे घर बैठा हुआ है, भाजपा का कार्यकर्ता घर से निकलना ही नहीं चाहता। जिस तरीके से बड़े स्तर पे
से निकलेंगे कांग्रेस तब ही तो आपको अब नजर इन्हीं ने आएगा अधिकार कौन खा सा लिया। कार्यकर्ता घर से एक निकला है, भाजपा कौन के सा प्रवक्ता निकला का अधिकार तो इन्हीं ने खा लिया। ये प्रवासी, ये जो पहले 3 महीने पहले कांग्रेस में रह के भाजपा को कोसा करते थे, आज भाजपा में आके कांग्रेस को कोस रहे, तो इन्हें जनता क्या भरोसा करेगी? जी आपके यहाँ रोशनी यादव आए, आपके यहाँ प्रवक्ता उनके बारे में आपकी यही भावना होगी, विश्वास कैसे करेगी? अजीत पवार विपक्ष में होते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, इनके पक्ष में जाते हैं तो ये पक्ष हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जनता जब आपके साथ थे भ्रष्टाचारी आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, इससे कहीं ना कहीं आप दल बदलू जो हैं वो चुप नहीं जाएंगे। आप दल बदलू हैं, सर्टिफिकेट जनता आपको देगी। जो लोग आपके बारे में आपके क्या विचार है, आपको स्पष्ट करना चाहिए। आपकी क्या निष्ठा है? 3 महीने में निष्ठा बदल रही है आपकी। 3 महीने में निष्ठा सोचते हैं आपके दल की जनता इन पे क्या भरोसा करेगी? ये 3 महीने आज कहीं और है, आपको बताइए इनकी तो सेल लगी है फ्लिपकार्ट पे, ऐसे छुट भैया नेताओं की तो सेल लगी है। ये OLX पे बिक रहे हैं, ऐसे छुट भैया, ऐसे छुट भैया OLX पे बिक रहे हैं। 3 महीने में 3 महीने में 3 महीने में बदल जाने वाले लोग जनता के बीच में जाके विश्वास की बात कर रहे हैं। जनता आप पे विश्वास कैसे करे? आपकी मानसिकता हर 3 महीने में तो बिक रही है। आखिरी सवाल लेते हैं, आप हर 3 महीने पहले कहां थे? आप दोनों को रुकना चाहूं। क्या शायनी जी, देखा जाए जिस तरीके से चुनाव के समय में कांग्रेस के नेताओं के लगातार विकेट गिरा, एक के बाद एक कांग्रेस नेता चुनाव के वक्त बीजेपी में शामिल हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को होगा या फिर बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को, देखिए अभी जैसे आप इंदौर में है, इंदौर में तो वैसे ही बीजेपी सीट जीत रही थी, वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे तो कोई मतलब रीजन ही नहीं था वहां पे मतलब कोई दिक्कत की। और वहां पे अगर इस तरह के चाल चलते हैं तो मुझे नहीं समझ आता कि इसमें बीजेपी को क्या लाभ होगा और कांग्रेस को जो नुकसान होना है। अगर वहां पे ये था कि कोई मतलब बड़ा कैंडिडेट होते या कुछ इस तरह के माहौल होता जहां कांग्रेस को, तो कह सकते थे कि कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन वहां तो खजुराहो में भी यही मामला था कि वहां पे जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का जीतना ही था अपने वहां पे खजुराहो में। तो अगर आपने वहां पे इस तरह के स्ट्रैटेजी अपनाई है तो इसमें बीजेपी के इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये तो मेरे को खुद भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जहां जहां बीजेपी जीत रही है, जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे आप कांग्रेस को तोड़ रहे हो। तो या तो हो सकता है साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं आप, कांग्रेस पे एक प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि आपके सब लोग हमारे पास आ रहे हैं, और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है जो कहते हैं कि मनोबल गिराना, तो वो एक उद्देश्य हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कांग्रेस कहती है कि उन पर दबाव बनाया जाता है, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, इसलिए उनकी पार्टी के ये सब स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत ही क्या है जब आप वहां जीत ही रहे हो, मेरा वो कहना है। आपने ये कांग्रेस कह रही है कि दबाव बना रही है, तो इसके इतना सारा करने की जरूरत क्या पड़ रही है बीजेपी को, जहां पे वो ऑलरेडी जीत रही है। इंदौर जैसे जगह पे तो कोई नहीं, मतलब बीजेपी को तो अभी इस वक्त जो है बीजेपी का ललवाइन जी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां से। जी बिल्कुल, समय का अभाव रुकना चाहूंगा। शिवम शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार के शाहिनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। विवेक त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए 7 मई को तीसरे फेज की वोटिंग होनी है और कहीं ना कहीं बीजेपी आरोप लगा रही कांग्रेस की वजह से जो मतदान का प्रतिशत घटा है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी 370 वोट बढ़ाने की बूथ पर बात कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में वोट बैंक बढ़ा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वोट प्रतिशत किसके पक्ष में बढ़ा है, घटता हुआ वोट प्रतिशत किसको लाभ पहुंचाएगा, बीजेपी या कांग्रेस को। फिलहाल के लिए हमारी इस बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।